रांगे राघव जी की लिखी हुई कहानी घिसटता कंबल। प्रभात की जिस बेला में कोयल का बोल सुनाई देता है, रागिनी उसे अपने सुहाग का एकमात्र शुभ लक्षण समझकर हर्ष से गदगद हो उठती है। दूर एक पेड़ है, वरना उस मोहल्ले में पत्थरों, ईंटों और उनकी कठोरता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह दूर दूर तक देखती है, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। लौट कर आती है, चूल्हे पर पानी रख देती है और घुटनों पर सर रखकर सोचने लगती है। कुछ भी नहीं है चिंता करने के योग्य, क्योंकि जो है वह चिंता ही है। चिंता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। पानी में से एक आवाज़ आ रही है। उसकी ओर देखा, कुछ नहीं। उबलने की ध्वनि आ रही है। तो क्या इस जीवन में यह जो विभिन्न ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, वे कुछ और नहीं, केवल एक उबाल का उपहास है, जिसका रूप धीरे धीरे धुआं बनकर उड़ता जा रहा है, ताकि शून्य में अपने आप लय हो जाए। कोई समझने का प्रयत्न न करे, क्योंकि समझकर चलना कठिन है। अच्छा है वह बटोई जो जानता नहीं कि जंगल में शेर चीतों के अतिरिक्त बटमार भी हैं, लुटेरे भी हैं। और रागिनी ने पतीली उठा कर रख दी। एक विवाह और विवाह के बाद जैसे यात्री के कंधे पर एक बड़ा कंबल लटकता रहता है, मैला होता रहता है। कोई कहे कि मुसाफिर देखे तो पीछे तू अपने ही निशान मिटा रहा है, और लौट कर देखते समय कंबल भी उठ जाता है। यात्री समझता है कि सारा संसार उससे उपहास कर रहा है, क्योंकि संसार को अपनी हीनता का कितना विक्षोभ है। याद आ रहा है कि धीरे धीरे बीता हुआ इतिहास, जिसे इतिहास न कहकर विषाद की एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहा जाए, तो क्या कुछ अनुचित है? दाल भी कितनी खराब है कि कमबख्त गलती ही नहीं। जाओ बाजार, बनिया कहेगा इससे सस्ती तो है ही नहीं। रागिनी झुंझला उठी। 1 घंटा तो होने को आया, कोई हद है। फिर उबाल, जमीन की यह फसल कितनी कठोर है। फिर स्वयं वह ही कैसे इतनी जल्दी दब गई, क्योंकि वह मनुष्य है। रागिनी मुस्कुराई। कैसी बर्बरता है, लेकिन प्यार कहाँ आजकल। उफ, कैसी मिर्चों की धांस उड़ रही है। 100 बार सोच चुकी है कि जाकर पड़ोसन से कहूँ कि बहन, एक घर में रहते हैं तो समझौता करके ही रहना होगा। नहीं भाती हमें तुम्हारी ये बात कि मिर्चें हवा के रुख में ही कूटने बैठ जाती हो। पड़ोसन बड़बड़ाती है। आजकल के स्कूलों की छोकरियाँ, जैसे परमात्मा ने इन्हें औरत क्या बनाया, दुनिया पर एक एहसान ही कर दिया। रागिनी का वह स्कूल का जीवन भी कितना भला था। वह मास्टरनियाँ कहाँ मिलेंगी अब। दाल तो गलेगी ही नहीं। दोपहर चढ़ जाएगी, दिन ढल जाएगा। विपिन ने प्रवेश किया, नहा धोकर पट्टे पर आसन ग्रहण किया और कहा, क्यों, खाना बन गया? बन कहाँ से गया? दाल तो ऐसी लाए हो जैसे भानुमति का पिटारा। इसके सीजने की बेला आए तो उसके ख़त्म होने की। माँ बाप से पटी नहीं, तभी दोनों अलगते हैं। शहर में नौकरी लग गई है। यह वही कहानी है जो आज बरसों से होती चली आई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। रागिनी नहीं चाहती उसके पति पर सबका अधिकार हो। जो उसका स्वामी है वह उसकी दासी है, तो इसलिए ना कि अधिक से अधिक उसकी स्वामिनी भी हो सके। विपिन का स्वर भारी है, तो गोया दाल वाले को भी हमारा साला होना चाहिए। रागिनी चिढ़ गई। उसने कहा, जी हाँ, साला नहीं तो भाई तो होना ही चाहिए। एक तरेर रस्सी खिंच गई। उस पर अभिमान नट बनकर अपना कौशल दिखाता हुआ चल रहा है। जैसे सैनिक शिक्षा पाते समय हाथों से पकड़कर झूलते हुए रस्सा थामकर नदी पार करते हैं। पति और पत्नी, दास और दासी, अभिमान और ऐंठन, अच्छी भाषा में देवता और पुजारन, 1 रुपया और चवन्नी। विपिन कहता है, मैं तो जा रहा हूँ। सरकारी नौकरी है, वही जाने के लिए ज़रूरी नहीं है
कि दाल खाकर ही जाना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम है, खाने के लिए सारा जीवन है, वही नहीं तो फिर संसार किस लिए। और विपिन कहता है, खाने को या तो है या नहीं, या है भी तो उसके खाने का समय नहीं। रागिनी के मुंह पर उदासी चढ़ती है, जैसे पारदर्शी फाउंटेन पेन में स्याही चढ़ती हुई दिखाई देती है। विपिन कहता है, कितना क्षुद्र है वह। संसार में अनेक कार्य हैं, अनेक अनेक महापुरुष हैं, अनेक अनेक शक्तियाँ हैं, किंतु वह कहीं भी कुछ नहीं है। उसकी असमर्थता ऐसी है जैसे टूटे हुए गिलास के शीशों के टुकड़े। वह केवल घिसटता चला जा रहा है। उन आँखों में एक उदास छाया है, उनमें दर्द है, प्राणों की कसक है। व्यक्ति का प्यासा हृदय बुला रहा है, किंतु घड़ी में 10 बज रहे हैं, जैसे प्रेम की सीता की ओर 10 मुखों से रावण बोलता हुआ देख रहा हो, घूर रहा हो। शाम हो गई है, फिर भी वही दाल है जो सींचना नहीं चाहती। जानती है कि वह सींचने के लिए ही है, कि दुनिया उसे खाकर पचा जाए, फिर भी वह नहीं सींचती। कैसी पथरीली जिद है। रागिनी फिर उठ खड़ी हुई, जाकर मुंह धोया, तौलिए से मुंह पोंछकर माथे पर बिंदी लगाई। एक बार दर्पण में मुंह देखा। यह कोई पद्मिनी का सा रूप तो नहीं, किंतु फिर भी इनमें वह कुछ तो है ही जो अपने मन के सूनेपन को अपने आप गुदगुदा दे, फिर देखकर संसार कह सके, इसे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। विपिन के सिर में दर्द हो रहा है, वह लेटा हुआ है। रागिनी ने कमरे में जाकर धीरे से लालटेन जला दी। सिरहाने बैठकर सिर पर हाथ रखा। कुछ हल्का सा ज्वर था, गर्म शरीर अच्छा लगा। हाथ फिराकर कहा, क्यों, बदन गर्म है? कुछ हरारत लगती है। हाँ, आज कुछ ज़्यादा होगी। कोई ऐसी बात नहीं, तुम जानती हो, आधा घंटे की ड्यूटी जिसमें 16 घंटे की डांट। क्या मतलब है? रागिनी ने चौंक कर पूछा। मेरे भाई, 2 आदमी के 8 और 8 16 ही तो हुए। दोनों हंस पड़े। इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं। कर भी क्या सकते हैं कि लड़की छोड़ देगा तो कोई दूसरा पतंगा क्षमा पर जलने आ जाएगा। दिल्ली विराट नगर है, इस क्वार्टर में कितना अपनापन है। कुछ ऐसी बात भी नहीं कि हम क्या किसी से कम हैं। रागिनी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सिर पर हाथ फिराती रहती है, जैसे कोई चाय की चिकनी प्याली है। दूसरी बार लगता है कहीं दाल पर से ढक्कन तो नहीं उतार रही। मन एक केंद्र है जिससे जगह जगह के लिए वांट छूटा करते हैं। मांस का हाथ है, वही मनुष्य देह की तपिश से आकर्षित हो रहा है। रागिनी दोनों हाथों से उसका मुंह अपनी ओर मोड़कर कहती है, तो क्या हम लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे? सुख एक दर्दनाक सपना, जिसके अंत में जैसे मनुष्य चिल्लाकर बिस्तर से उठकर भागता है। विपिन धीरे से हंसा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, पगली, सुख और किसे कहते हैं? रागिनी के मन पर कोई सांत्वना का घड़ा उड़ेल रहा है। विपिन ने कहा, तुम समझती हो धन ही हमारे सुखों का मोल है? नहीं रागिनी, प्रेम ही सारे जीवन की सांत्वना है, एक बड़ा भारी आधार है। यदि मैं इस दुखी संसार में तुमसे छूट जाऊं, तो तुम समझती हो मैं यह अपमान का जीवन बिता सकूंगा? रागिनी ने समझा। मन के किसी भीतरी भाग में प्रश्न हुआ, तो क्या यह स्नेह किसी घोर घृणा का परिणाम है? विपिन ने उसकी गोद में सिर रखकर कहा, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। किनारे पर खड़ा होकर शोर मचाने वाला तो कभी मदद नहीं देगा। तो क्या दोनों ही डूब रहे हैं? रागिनी ने उसका हाथ अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसके बाद एक बुखार है। रागिनी ने उसके बालों पर स्नेह से हाथ फेरा, जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुंह से उगले रेशम में चहलकदमी कर रहा हो। देर तक वे एक दूसरे का मुख देखते हैं। पीलापन तो है ही, कितना असंतोष भी है। यदि समाज का ढांचा इसके लिए दोषी है,
तो देवता के सामने इनकी बलि क्यों हो रही है? रागिनी। विपिन ने कहा। कितना अंधियारा छा गया है बाहर। रागिनी ने मुंह मोड़कर कहा, तुम जो वह ब्लाउज का कपड़ा देख आए थे, लाए नहीं? अच्छा, वह जो सिखनी पहनती है। हाँ, क्यों जी? यह सिख तो इतनी ही तनख्वाह में, ऐसी हालत में ही बड़े खुश रहते हैं। इनके साथ क्या बात है? विपिन हंसा। इसने इसे उत्तर दिया, वे ऊपर के दिखावे के जो ज़्यादा शौकीन होते हैं, वे सोचते ही कम हैं। तो तुम इतना क्यों सोचते हो? क्या हम बिना सोचे सुखी नहीं रह सकते? विपिन चुप है। लगता है जैसे दीपक फक फक कर कर बुझ जाएगा। घड़ी बज उठी। दाल सीज चुकी होगी। वह उठी। केवल बैठे रहने से तो जीवन का काम नहीं चलेगा। सुबह शाम खाना पकाने के लिए है, बाकी समय पचाने के लिए और विकृत मल को निकालकर स्वयं को स्वच्छ करने के लिए है। वह उठ खड़ी हुई, द्वार की ओर चली। मुड़कर देखा, विपिन करवट बदल रहा था। उसकी पीठ इधर थी, वह विश्रांत था। बीच में दो शब्दों को मिलाकर एक करने वाली वह छोटी लकीर अब नहीं बन रही थी। रागिनी ने जाकर देखा, दाल अभी सीज रही थी, सीझी नहीं थी। मन में आया उठाकर फेंक दे, किंतु साहस नहीं हुआ। जीवन भी तो इस दाल के ही समान है, उसे फेंक दे उठाकर, किंतु इतनी सामर्थ्य है कहाँ। और रात को भी कोयल बोल ही उठती है कभी कभी।